डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं नेपाल के काठमांडू का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक टूर गाइड हूँ। मैं काफ़ी पहले से ये काम करता आ रहा हूँ। जब मैं 15 साल का था तभी मैंने सोचना शुरू कर दिया था पढ़ने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे क्लास में नंबर काफ़ी कम आया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं मंद बुद्धि था, मेरा ध्यान और चीज़ों में लगा करता था। गरीबी आपको काम करने पर मजबूर कर देती है। मैंने अपने परिवार की हालत देख ली थी, इसीलिए मुझे लगा काम करना ही सही रहेगा। और सबसे पहला काम मैंने यही देखा था कि किस तरह से टूर गाइड बन के उन्हें आसपास के इलाके घुमाओ और टूरिस्ट आपको कुछ रुपए देकर जाते हैं। तभी मैंने ठान लिया था मैं ये काम करूँगा, क्योंकि इलाके खंगालने में, इलाकों की जानकारी इकट्ठी करने में मैं बहुत तेज़ था। और उसके बाद मैं टूर गाइड बन गया। पिछले 7 सालों से मैं ये काम करता आ रहा हूँ और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा रुपए मैं ही लेता हूँ, क्योंकि मैं उन टूरिस्ट को उन जगहों में घुमाता हूँ जहाँ कोई और नहीं घुमाता। वीरान खाली जगह, जंगलों के अंदर नए नए पर्वतों को दिखाना, नए नए रास्तों में ले जाना, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसीलिए बार बार हर साल मुझे ही मिलने की कोशिश करते हैं और मेरी कमाई भी अच्छी हो जाती है। मुझे घूमना फिरना हमेशा से पसंद था और मुझे ये काम भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिला। 7 सालों में मैं ऐसे ऐसे इलाके ढूंढ चुका हूँ जो किसी को पहले पता ही नहीं थे। वो तो माना करते थे कि इन पहाड़ों में बने हुए ये जंगल हैं और इन जंगलों में जैसे जाने का कोई खास फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं उन जंगलों में भी उन टूरिस्ट को ले जाया करता था, ये सोचकर कि उन्हें ये नया इलाका अच्छा लगेगा। लेकिन कई बार उनके साथ वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि वहां तो खंडहर बने हुए हैं। वो बड़े बड़े पेड़ उन खंडहरों को अपने अंदर समाये हुए हैं। किसी ज़माने में यहाँ भी ये जो खंडहर हैं ये किले होते होंगे। मैंने इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग को भी दी थी और मुझे कई बार इनाम भी मिल चुका है। शायद यही कारण है मैं उन जंगलों में खोया खोया सा रहता हूँ। लेकिन जब यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, उस समय कई टूरिस्ट जैसे कम हो जाते हैं। वो समय इंतज़ार करना पड़ता है। 1-2 महीने बिल्कुल कमाई नहीं होती और मैं उसका भी अच्छे से फ़ायदा उठाता हूँ। उन जंगलों में घूमना, नई नई जगह ढूंढ निकालना और वहाँ पर निशानी लगाना या छोटा सा हट बना देना, जिसके बाद उन टूरिस्ट को वहाँ लेकर आना और नई सी कहानी बता देना। यही मेरा काम इतने सालों से चल रहा है, जिसमें मैंने ढेर सारी कमाई की है। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। 5 ऐसे ही टूरिस्ट जो अमेरिका से आए हुए थे, वो इन जंगलों को, इन पहाड़ों को देखना चाहते थे। मैं भी उनके ही साथ चल पड़ा। उन्हें उन इलाकों को दिखा रहा था जहाँ मैं पहले आ चुका था, उन खंडहरों को दिखा रहा था। लेकिन वो उससे भी आगे जाना चाहते थे। इससे पहले भी वो यहाँ पर आ चुके थे। तो मैं सोचने लगा अब उन्हें कौन सी जगह दिखाऊं। तो मैं 10 किलोमीटर आगे उन्हें ले गया और वहाँ वाले जंगल दिखाने लगा। इस इलाके में ज़्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि यहाँ घने जंगल हैं और नदियों का रास्ता बना हुआ है। चलते चलते लगभग 3 किलोमीटर आगे वाली उस जगह पे हमें कुछ ऐसे खंडहर मिले जो बड़े किले के रूप में बने हुए थे। उन्हें देखते देखते सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो इसी को ढूंढने आए थे और मैं समझ ही नहीं पाया वो क्यों बार बार मुझे उसी इलाके में ले जाते जा रहे थे। मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया और उन्होंने जो मुझे बताया, मेरी आंखें खुल चुकी थी। वो इस जंगल में बार बार इसलिए नहीं आते थे कि वो किसी खास जगह को ढूंढ पाएं, बल्कि वो ढूंढना चाहते थे एक ऐसे प्रेत को जो कहते हैं कि 600 सालों से इन पहाड़ों में घूमता आ रहा है।
जहां पर मेरा घर भी है, कहते हैं कि वो प्रेत वहां पर भी आता है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले लोग ये बता रहे हैं। मेरा तो वो घर है, हमने किसी ऐसे प्रेत की कोई कहानी सुनी ही नहीं। वो खंडहर मैंने उन्हें दिखा दिया था, वो वहीं पर रुकना चाहते थे, जबकि मैं तो वापिस आ गया था। वो घना जंगल है जहां पर अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो मैंने सोचा मुझे वहां से बाहर निकलना चाहिए। मैं वहां से बाहर आ गया था, मैं वापस घर आ गया था और अगली सुबह मुझे यह खबर मिली कि वो जो 5 टूरिस्ट थे बहुत ज़्यादा डर गए। उन पर उस जंगल में हमला हुआ है और हमला भी बहुत भयानक हुआ। वो एक अस्पताल में भर्ती थे। वहां मैं उनसे मिलने के लिए गया था। ऐसा कौन सा जानवर है जिसने उन 5 पर हमला कर दिया? वो किसी को बता नहीं रहे थे। कोई कह रहा था कि वो चीता था, तो कोई कह रहा था वो तेंदुआ था। यहाँ चीते पाए ही नहीं जाते, तो सब हैरान हो गए थे। लेकिन अकेले में उन्होंने मुझे वो राज बताया था कि वहां उस प्रेत ने उन पर हमला किया था। वो उस प्रेत से कुछ उगलवाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रेत उन्हें बता नहीं रहा था, बल्कि उन्हें जख्मी कर दिया और कहा कि दोबारा उनका चेहरा नजर आया तो वो उन्हें मार डालेगा। मैं उनसे पूछ रहा कि ये प्रेत वाली बात सच साबित नहीं हो सकती। मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, मैंने कभी उस प्रेत को नहीं देखा। और उसके बाद उन्होंने मुझे जो जो जानकारी दी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं जानता ही नहीं था वो कहानी सच हो सकती है या नहीं। उन्होंने कहा 600 साल पहले यहाँ एक राजा था। वो राजा जैसे जमीन से उठा था। पहले उसका परिवार कोई शाही परिवार नहीं हुआ करता था, वो जंगलों में रहा करता था और उसने यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया और अपना शासन बनाया। कहते हैं कि उसका शासन बहुत खुशहाल हुआ करता था, लोग बहुत खुश थे और उसके पास बहुत ज़्यादा खजाना था। इतना खजाना कि किसी बड़े देश को खरीदा जा सके। ये धन उसके पास कहाँ से आया किसी को नहीं पता, लेकिन कहानियाँ दूर दूर तक फैल गई थी। जब खजाने की कहानियां और राजाओं के पास पहुंची तो उन्होंने सोचा कि यहां हमला करके उस राजा को हराया जाए और उसके खजाने को लूटा जाए। कई राजाओं ने यहां हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन खाली हाथ वापस चले गए, क्योंकि उस राजा का जो किला था ना, वो ढूंढा ही नहीं जाता था। इतने घने जंगल में जानवरों के बीच वो जैसे बीमारियों से मरने लगते थे तो सभी वापस चले जाते थे। लेकिन एक राजा था जिसने बहुत सारे राज्य जीत रखे थे। वो अफगानिस्तान तक जीत पाना चाहता था और उसे लग रहा था अगर वो इस खजाने को पाले उसके बाद उसके पास बहुत ज़्यादा धन आ जाएगा। कहते हैं कि वो राजा यहाँ पर आया था, लेकिन उससे पहले जो राजा यहाँ पर हुआ करता था, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन था, उसकी मौत हो गई। और जब उसकी मौत हो गई, उसके खजाने के बारे में कोई नहीं जानता था। कहते हैं वो राजा यहाँ पर तो पहुँच गया था, लेकिन एक बड़ी मुसीबत में था। उसके बाद उसने उस राजा की प्रेत आत्मा को जगाने का फैसला किया। उस राजा के पास कई ऐसे जादूगर थे जो अपनी जादू विद्या से प्रेत आत्मा को जिंदा कर सकते थे, और उन्होंने उस प्रेत आत्मा को जिंदा किया, उस राजा की प्रेत आत्मा को, और उससे पूछा कि उसका खजाना कहाँ है। कहते हैं कि उसकी प्रेत आत्मा बहुत ज़्यादा भयानक थी, बहुत खतरनाक थी, और वो राजा भी बहुत ज़्यादा चालाक था। उसने भटकाए रखा 15 दिनों तक, उन सबको, जादूगरों तक को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। और कहते हैं कि अंत में वो अपने खजाने पर लेकर गया था उस राजा को। वो प्रेत आत्मा आज तक वहीं पर है, और कहते हैं वो राजा जब उस खजाने को देख रहा था वो पागल हो गया। कहते हैं कि ऐसा खजाना शायद कोई देख ही नहीं सकता, इतना सोना कोई देख नहीं सकता कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। और वो राजा पागलों की तरह वहाँ से भागा था। उसके बाद उसका दिमागी संतुलन हिल गया और वो पागल हो गया था। कहते हैं जब वो ऐसा पागल हो गया तो उसके राज्य पर किसी और ने शासन कर लिया और उसे जेल में फेंकवा दिया था। उससे पूछा था कि वो खजाना कहाँ है। कहते हैं कि वो बस हंसता जा रहा था, हंसता जा रहा था। ऐसा पागल हुआ कि उस खजाने का शायद शाप उसे लग गया। ये 5 अमेरिकन उस खजाने को ढूंढने के लिए आए हुए थे, और ये कहानी मैंने कभी नहीं सुनी थी। आखिर उन्हें इस कहानी के बारे में कहाँ से पता चल गया?
मैंने उसके बाद ठान लिया, अगर ये सच है तो क्यों ना उस खजाने को पाने की कोशिश मैं भी करूं। वहां की लाइब्रेरी में वो 600 साल पुराने राजा की कहानी ढूंढने की कोशिश की और कई किताबों में मुझे छोटे छोटे हिस्से उस कहानी के मिल गए। सच में यहाँ पर एक राजा हुआ करता था और लिखा हुआ था उसके पास इतना धन था, इतना धन था, कहते हैं उसे देखने के बाद इंसान पागल हो जाता था। ऐसा धन, इस धन का उसने इस्तेमाल किया था। जब यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता था वो अपने धन का इस्तेमाल करता और पूरे राज्य को दोबारा से खुशहाल कर देता। ये धन उसने कहाँ छिपाया कभी कोई जान नहीं पाया और कहते हैं 600 सालों से वो प्रेत आत्मा आज भी वहीं पर भटक रही है। वो राजा बहुत चालाक था, इन इलाकों में रहता है लेकिन किसी को एहसास होने नहीं देता। वो सीखता रहता है क्योंकि उसे सीखना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब इन इलाकों के आसपास छोटे छोटे शहर भी बन चुके हैं और कहते हैं वो उन शहरों में घूमता है लेकिन कभी किसी को पता नहीं चलता। 100 साल पुरानी कहानियाँ भी कुछ किताबों में थी जिसमें कुछ बड़े बड़े लेखकों ने ये लिखा हुआ था कि वो राजा उनको मिला और उस राजा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। वो नई नई बातें जानता था, आजकल क्या हो रहा है, तकनीक कैसी है, उड़ने वाले जहाज बन गए हैं। धीरे धीरे वो जानकारी पाता जा रहा है और मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया था। ऐसी प्रेतात्मा, पुराने जमाने का राजा, वो कैसा रहा होगा किसी को नहीं पता। 600 सालों से वो प्रेतात्मा आज भी यहाँ भटकती है तो वो बहुत ज़्यादा चालाक भी होगा। उसे काबू करना इतना आसान नहीं हो सकता, लेकिन क्या कोशिश की जा सकती है। वो 5 अमेरिकन, उन्हें जैसे छुट्टी मिलने ही वाली थी और मैंने उनको कहा क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ। उन्होंने कहा अगर हम नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर पाओगे। मैंने कहा मेरे पास एक तरीका है लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे उधार दें तो मैं आपको उस खजाने का हिस्सा दे सकता हूँ। उनकी आंखें भी चमक गई थी, उन्हें भी लग रहा था अगर मैं कोशिश करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अगर वो नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊँगा। मैंने उन्हें कहा मैं ऐसे जादूगरों को जानता हूँ जो कि पश्चिम बंगाल में रहते हैं, कहते हैं वो प्रेत आत्माओं को काबू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ वहाँ पश्चिम बंगाल चलें, वो खर्च उठाएं तो मैं उनसे बात करूँगा। वो जादू विद्या से उस प्रेत आत्मा को काबू कर लेंगे, फिर वो प्रेत आत्मा खुद बताएगी। क्या आप सौदा करना चाहेंगे। 5 अमेरिकन बहुत खुश थे और उन्होंने वो खर्च उठाया। मुझे लेकर गए वो पश्चिम बंगाल और वहाँ जादूगरों के बारे में मैं जानता था। वो जादूगर कई बार यहाँ घूमने आया करते थे, पहाड़ों को देखने आया करते थे। उन्हें इस प्रेत आत्मा की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब उनसे प्रेत आत्मा की जानकारी निकलवानी ज़रूर थी। मैं उन जादूगरों से मिलने लगा और वो खुश थे कि मैं उनके इलाके में आया हूँ। उसके बाद मैं उनसे और बातें नहीं करना चाहता था। मैं उनको सीधा कहने लगा कि वहाँ एक प्रेत आत्मा है, हमें उसे काबू करना है और काबू करने के बाद उससे कुछ जानकारी चाहिए। वो जादूगर मुझसे जानना चाहते थे कैसी जानकारी। अब उन्हें सच बताया नहीं जा सकता था। इंसानी फितरत होती है लालच, और अगर उनके दिमाग में लालच आ गई फिर तो वो उसे काबू कर लेंगे, मुझे उसे काबू करने नहीं देंगे। उनसे मैंने सौदा कर लिया था। वो अमेरिकन उन जादूगरों को बहुत ज़्यादा पैसे देने को तैयार थे, जिसके बाद वो मान गए। उन्होंने वो तरीका मुझे सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें उस जगह ले जाया नहीं जा सकता था। अगर उन्होंने उस प्रेतात्मा को काबू कर लिया फिर क्या होगा। जब मैंने उन्हें उस प्रेतात्मा की जानकारी दी कि वो 600 साल पुरानी है, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सभी के सभी जादूगर एक दूसरे को देख रहे थे और वहाँ पर एक बूढ़े जादूगर भी थे। वो वहाँ पर आए और उन्हें जब इस बारे में बताया गया, वो मुझे गालियाँ देकर कहने लगे थे, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम मेरी उम्र देखो, मुझे यहाँ सबसे बड़ा माना जाता है। मेरी उम्र 95 साल है, यानी कि मेरे पास एक्सपीरियंस होगा कोई 50 साल से ज़्यादा का। मेरे दिमाग में जानकारी होगी 95 साल की। तो सोचो मैं सबसे बड़ा कहलाया जाता हूँ। एक प्रेत आत्मा जो 600 सालों से भटक रही है, कितनी जानकारी इकट्ठी की होगी उसने, कितना चालाक हो गया होगा। तुम्हें लगता है उसे आसानी से फंसाया जा सकता है? यहाँ जितनी जादूगरों की टोली है, अगर ये सब भी लग जाएं, उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मरना नहीं चाहते
तो चले जाओ यहां से। मैंने उनको कहा, बाबा जी देखिए, हमें ये काम करना ही होगा, बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत ज्यादा बड़ी मजबूरी है। तब वो जैसे जमीन की तरफ देखने लगे और फिर कहने लगे, अगर मजबूरी है तब तो ये काम करना ही होगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है। 600 सालों में जानकारी बहुत ज्यादा मिल जाती है, लेकिन प्रेत आत्मा जब वो इंसान रहा होगा तो उसके जो स्वभाव से जुड़ी हुई है वैसा स्वभाव उसका होगा। समझो कि अगर तो वो दरिंदा राजा था तो तुम्हें दरिंदे की प्रेत आत्मा का मुकाबला करना होगा और वो बेरहमी से तुम्हें मार सकता है। मानो कि मरने से पहले उस पर किसी चुड़ैल का साया था तो चुड़ैल की शक्ति उससे जुड़ जाएगी और एक चुड़ैल की तरह बेरहमी से वो दर्द देगा, बहुत बुरी तरह मार सकता है, जैसा उसका स्वभाव रहा होगा। लेकिन अगर वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था, तो बड़े प्यार से बात करेगा, तब उससे वो काम अगर करवाना है तो करवाया जा सकता है। ये तुम्हें समझना होगा। मैंने बाबा को कुछ बताया नहीं था, जैसे बाबा को अपने आप पता लग गया कि वो राजा की प्रेत आत्मा है। मैंने बाबा को पूछा, बाबा जी राजा की प्रेत आत्मा नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। तब बाबा ने कहा, राजा की प्रेत आत्मा नहीं है, वो राजा, उसका खंडहर किला, वो खजाना, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी आंखों के अंदर घुसकर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है हर चीज़ पढ़ चुका हूँ। लेकिन यहाँ तुम्हें क्या लगता है ये जितने भी जादूगर हैं ये रुपयों के लिए ये काम करते हैं? तुम्हें क्या लगा हम वो खजाना पाने के लिए खुद पागलों की तरह वहाँ पर चले जाएंगे और उस प्रेत आत्मा को खुद अपने काबू में करने की कोशिश करेंगे? अगर तुम्हें वो करना है तो तुम करो, मैं इन्हें कह दूंगा कि तुम्हें सिखाना, लेकिन याद रखना उसका स्वभाव। अगर तो वो हंसमुख हुआ, मजाकिया हुआ तो काम आसान हो जाएगा। अगर वो चालाक हुआ, बेरहम हुआ तो मुश्किल काम होगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। बाबा ने ये कहा और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। मैंने उन अमेरिकन साथियों से बात की और वो कहने लगे, कहा जाता है ना कि उसके पास बहुत ज़्यादा खजाना था, यानी उसका दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज था, लेकिन वो लोगों की भलाई किया करता था, मतलब कि वो अच्छा था, बेरहम नहीं था। और उस खजाने पर शाप है, वो तुम्हारी मदद कर देगा। मुझे उन्होंने मना लिया था, और वैसे भी इतना खजाना की आंखों से देखा ना जा सके कौन नहीं पाना चाहेगा। मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी अगर हम 6 लोग आपस में बांटेंगे भी, तब भी इतना बड़ा खजाना खत्म नहीं हो सकता। बस मुझे उस प्रेत आत्मा को काबू करना है। मैंने उन जादूगरों को कह दिया कि सिखाइए मुझे, और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। 25 दिनों तक उन्होंने सिखाया था कि एक पुरातत्व प्रेत आत्मा को कैसे काबू किया जाता है। लेकिन अंत में मुझे ये भी बताया था कि जब मैं उसे काबू कर लूँगा तो मैं उससे जुड़ जाऊँगा, वो मुझसे जुड़ जाएगा। ना वो मुझसे ज़्यादा दूर जा पाएगा, ना मैं उससे ज़्यादा दूर जा पाऊँगा। उसके बाद उससे पीछा छुड़ाना होगा। मैंने कहा, पीछा कैसे छुड़ाऊँगा? उन्होंने कहा, वो आखिरी काम, जब तुम वो आखिरी काम करोगे जो या तो तुम करना चाहते हो या वो करना चाहता है, फिर छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले जाकर यही कहना कि मुझे खजाना चाहिए। जब अंत में खजाना मिल जाएगा तो वो तुम्हें छोड़कर आज़ाद हो जाएगा, फिर से आज़ाद हो जाएगा। बस याद रखना, बिना खजाना लिए वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। और मैंने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़े ना, वो मुझे छोड़े ना जब तक खजाना नहीं बताता कहाँ पर है। जादूगरों से सब कुछ सीख लिया, पूरे तरीके जान गया था। वो अमेरिकन मेरे साथ आना नहीं चाहते थे, भले ही बहुत दूर से आए थे, लेकिन उन 5 को उस प्रेत आत्मा ने डरा कर रख दिया था। वो राजा की प्रेत आत्मा, जिसका नाम तक किताबों में दर्ज नहीं था, बस उसे राजा ही कहा गया। मैं जानने वाला था कि उसका नाम क्या है। उसी जंगल में मैं घुस चला। वक्त अंधेरे का था। उस प्रेत आत्मा को अंधेरे में काबू किया जा सकता है, और उससे बचने के लिए मैंने शरीर पर सिंदूर मला हुआ था। सिंदूर मलने के बाद कुछ हल्दी लगा ली, जिस कारण अगर वो मुझे छू कर मारने की कोशिश करेगा तो वो खुद जलना शुरू हो जाएगा,
जब तड़पेगा तो खुद ब खुद दूर भागेगा, लेकिन मुझे उसे अपने करीब लाकर अपनी तंत्र विद्याओं से काबू करना होगा। जब वो मेरे काबू में आ जाएगा फिर मैं उससे काम करवा पाऊंगा, और सबसे पहला काम उसे ढूंढने का है। मुझे उसे ढूंढना था और मैं जानता था उसी खंडहर में वो शायद उसका किला रहा होगा। छिपे हुए किले बनाए होंगे उसने इस इलाके में। मुझे ढूंढना होगा उसका किला कहाँ पर है। ढूंढने के लिए मैं बढ़ चला था। रात के अंधेरे में वो सफ़र करना कितना खौफनाक साबित हो सकता है मैं जानने लगा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मैं उन खंडहरों के बीच से निकलता गया। अंधेरे में जब मैं पहाड़ी पर चढ़ता तो चांद की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ती, मुझे खुशी होती। लेकिन जब मैं ढलान पर होता, उस जंगल से जैसे बीच में घुस रहा होता, डर का माहौल बन जाता। मुझे अब तक ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत इस जंगल में हो। किसी ने मुझे डराया नहीं, कोई मुझे दिखा नहीं। जब मैं उस जगह पहुंच गया, वो किला जिसके ऊपर पेड़ों की जड़ें ऐसे चढ़ी हुई थी कोई ऊपर से देख ही नहीं सकता, मैं वहां पहुंचने के बाद आवाजें लगाने लगा था जैसे कि मुझे उस जादूगर ने सिखाया था। प्रेत आत्मा को भड़काना पड़ता है, उसे सताना पड़ता है, तब वो आपको परेशान करने लगती है और हमें वो काम करना चाहिए जिससे वो तंग हो, फिर वो सामने आ ही जाती है। वो जो दीवारें बनी हुई थी पत्थरों की, मैंने ज़मीन से वो पत्थर उठाने शुरू कर दिए। दीवार को गिरा देना चाहता था। पागल था मैं। आधे घंटे तक वो पत्थर दीवार पर मारता रहा। मेरी उंगलियां दुखने लगी थी, लेकिन ना तो उस दीवार को मैं कुछ कर पाया और ना ही मैं उस प्रेत आत्मा को बुला पाया। बस बेवजह मैंने अपनी ऊर्जा को ख़त्म किया था। उसके बाद मैं उस दीवार के ऊपर चढ़ गया, उस पेड़ को काटने लगा था, आसपास पत्थरों को फेंकने लगा था। मैं गंदगी डालना चाहता था। अगर ये किला उसका है तो प्रेत आत्मा परेशान ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद भी वो प्रेत आत्मा मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। मैं बहुत मायूस हो गया था। आधी रात का वक्त हो चुका था और आधी रात को तो प्रेत आत्माएं शक्तिशाली होती है ना, वो किसी से नहीं डरती। फिर भी वो मुझसे क्यों डर रहा है? कहीं वो ये जानता तो नहीं मैं उसे पकड़ने के लिए आया हूँ, सच जानने के लिए आया हूँ और उसका खजाना पाने के लिए आया हूँ। अंत में मैंने वही तरीका अपनाना शुरू कर दिया, यानी कि वो जिस पर सबसे ज़्यादा मोहित हो रहा है वो चीज़। मैंने अपनी सोने की अंगूठी वहाँ पर फेंक दी। जेब में कुछ रुपए थे वो भी वहाँ पर बिखेर दिए और इंतज़ार करने लगा। अगर वो खजाने की सुरक्षा कर रहा है तो उसे लगेगा ये भी खजाना ही है, शायद यहाँ पर चला आए। मैंने तुक्का मारा था और काम बन गया। आस पास से जैसे हल्की हल्की हवाओं के कारण खंडहर के अंदर वो पत्ते हिलने लगे थे। देखने में साफ साफ लग रहा था कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो खंडहरों के बीच में इन पत्तों को उड़ा रही है, जबकि हवाएं तो बिल्कुल नहीं चल रही। और एक सामने वाली दीवार से आर पार होते हुए एक धुआं सा दिखा जिसने एक आकार बना लिया। देखने में पहले तो काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। मैं समझ गया ये वो प्रेत आत्मा है और अब मुझे बड़े ध्यान से काम करना होगा। प्रेत आत्मा शक्तिशाली हो सकती है, जैसा उसका स्वभाव वो वैसा हो सकता है, इसीलिए उसको काबू करने के बाद और उससे पहले सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने आकार बनाकर उसने सबसे पहले तो मुझे डराया। वो भयानक चेहरा देखकर मैं बिल्कुल पीठ के वजन पर गिर गया था। जैसे ही मेरी पीठ एक पत्थर पर टकराई मेरी एक चीख निकली और वो भी जैसे मुझे मारने पर उतारू था। लेकिन ये मेरी चालाकी थी। वो सामने आ गया। उसे लग रहा है मैं डरा हुआ हूँ। जैसे ही मुझे छूने की कोशिश करेगा वो काले रंग का लॉकेट उसकी छाती पर जैसे छू देना है। उसके बाद उसकी शक्ति उस लॉकेट में आ जाएगी और फिर लॉकेट को खींचकर खुद पहन लेना है। इससे उसकी सारी की सारी शक्ति मुझसे जुड़ जाएगी और जब ये हो जाएगा उसे पता नहीं चलेगा। मुझे यहाँ से बस भागना है, खुद को बचाना है और उसके बाद उस जादू विद्या का इस्तेमाल करना है आग जलाकर,
3 घंटे तक मुझे वो सिद्धि प्राप्त करनी होगी, फिर ये अपने आप उड़ता हुआ मेरे करीब आ जाएगा और मैं इसे काबू कर लूँगा। लेकिन पूरी तरह से काबू नहीं, मुझे बस उससे बचकर रहना है। वो जुड़ जाएगा, ना मैं उसे मार पाऊंगा ना वो मुझे मार पाएगा, खजाना ढूंढने तक। मुझे लगा यह काम आसान होगा क्योंकि मैं गिर चुका हूँ। वो हमला करने के लिए करीब आएगा। जैसे ही मैं जेब से लाइटर निकालने वाला था, वो सामने आया और एकदम से गायब हो गया। मैं वो लॉकेट को निकालकर उसकी छाती पर लगाना चाहता था, लेकिन जेब से लाइटर निकालकर आग जलाने लगा, जैसे उसे लगे कि वो लॉकेट से कुछ करना नहीं चाहता था। अब मैं देख रहा वो किस तरफ से मुझ पर हमला करेगा। कभी वो दाईं तरफ से आता, मैं एकदम से लॉकेट निकालने वाला होता, वो गायब हो जाता। फिर वो बाईं तरफ से आता, मैं लॉकेट निकालने वाला होता, वो गायब हो जाता। ऐसा ही होता रहा। वो हर दिशा से उड़ता हुआ आ रहा था और मैं बार बार गिर रहा था। कभी तो गिरने के कारण पीठ पर चोट लगती, तो कभी मेरा सर किसी पत्थर पर टकराता। वो बिना छुए मुझे जख्म देता जा रहा था और मुझे लगा मुझे किसी संकरी सी जगह पर जाना चाहिए, कोई ऐसी जगह जो सुरंगनुमा हो, एक ही तरफ से सीधा आने का रास्ता हो, वहीं से मैं उसे आसानी से पकड़ पाऊंगा। मैंने ये तरकीब अपना ली थी। उसके बाद मैं इंतज़ार करने लगा कब वो सामने से मुझ पर वार करे। मैं संकरी जगह पर घुस चुका था और इंतज़ार कर रहा कि सामने से वो कब आएगा, लेकिन वो पीछे वाली दीवार से निकलकर मेरी गर्दन को घोंटने लगा। जैसे ही मैंने लॉकेट उसकी छाती पर छूने के लिए आगे की तरफ किया, वो गायब हो गया। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे कहीं पता तो नहीं लग गया कि मैं उसे काबू करना चाहता हूँ। वैसे भी 600 सालों से वो यहीं पर भटक रहा है। दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा और हो सकता है खजाने की बात और लोगों को भी पता लगी हो, वो भी उसे काबू करने की कोशिश कर चुके हों। कहानियों में तो बताया गया है ना, कई राजा आए थे खजाना ढूंढने के लिए और जैसे उनका दिमागी संतुलन बिगड़ता गया। कुछ लोगों ने तो बताया तक नहीं यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ, वो वापस कहाँ गए, वो कहानियाँ नहीं बताई गई। खजाना खतरनाक है या ये प्रेत खतरनाक है, मैं बस ये सोचे जा रहा था। वो मेरी चाल पड़ रहा था कि मैं कब उसकी तरफ बढ़ता हूं, कुछ हाथ में लिए। शायद वो समझ गया था मैं कुछ करना चाहता हूं, उसे इसके बारे में पता होगा। मैंने अपना हाथ बड़ी तेजी से घुमाना शुरू कर दिया और उसने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। कभी दाईं तरफ की दीवार से निकलता, कभी बाईं तरफ की। वो बार बार मुझ पर हमला करने की कोशिश करता, दीवार पर दे मारता, उठाकर पटक देता। बार बार ऐसा कर रहा, लेकिन हाथ में मेरा वो लॉकेट, मैं उसकी छाती पर छू नहीं पा रहा था। ना मैं यहाँ से भागना चाहता था, मैं क्या करता, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तब वो सामने धुआं बनकर खड़ा हो गया। मैं भागा उसकी तरफ उसे पकड़ने के लिए और वो गायब हो गया। उसे पता चल गया था मैं उसे काबू करना चाहता हूँ। बार बार वो अलग अलग दिशा पर खड़ा हो जाता और मैं वहाँ पहुँच नहीं पाता। मैं मायूस हो गया, इसे काबू नहीं किया जा सकता, इसे काबू नहीं किया जा सकता। वो जैसे ज़मीन पर सट गया। उसके बाद मैं उसकी तरफ क्या बढ़ता, मैं समझ नहीं पाया और उसने मुझ पर वार किया। मैं अब उससे दूर भागना चाहता था। कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वो तो होता ही है। वो मेरे आगे खड़ा था, मैं पीछे भागा और वो जल्दी से मेरे पीछे जैसे ज़मीन पर सट गया मुझ पर वार करने के लिए। लेकिन मेरा पैर किसी पत्थर पर फंसा और सीधा मैं उसके ऊपर गिरा। मेरा हाथ जिसमें लॉकेट था सीधा उसकी छाती से टकराया। वो धुआं था, लेकिन छाती पर लॉकेट टकराने के बाद लॉकेट जैसे चिपक गया था। झटके से मैंने उस लॉकेट को खींचा। जो काम मैंने करना था वो काम मैंने कर लिया था। फिर मैं भागने लगा और वो मुझे रोकने लगा। अब मुझे यहाँ रुकने में कोई फ़ायदा नहीं था। जो काम मैं करना चाहता था वो काम कर चुका था। उसने मुझ पर कई बार वार किए, मुझे कई बार गिराया, कई बार चोटिल किया, लेकिन उस लॉकेट का काम मैं कर चुका था और वहाँ से दूर भाग आया। उस जंगल के एक किनारे पर बैठकर, जहाँ एक छोटा सा तालाब था, पानी से अपने शरीर को साफ कर रहा। शरीर पर खून बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी मैं अब पूरा काम कर पाऊँगा। क्या वो मुझे रोकने के लिए तो नहीं आएगा? जादूगर ने बताया था उसे पता नहीं चलेगा। लॉकेट जब छू रहा होगा तब उसे पता चलेगा। मैंने शुरू कर दिए वो आग जलाकर मंत्र पढ़ने, वो शक्ति, वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल शुरू कर दिया और कोई वहाँ पर नहीं आया।
कई घंटे बिता दिए आग के सामने। शरीर से जैसे अपने आप भाप उठने लगती, शरीर से धुआं उठने लगता और वो धुएं को मैं हाथ में काबू कर लेता। जैसे वो प्रेत आत्मा को काबू किया जाता है, उसी तरह से मेरे अंदर एक शक्ति आ गई थी। मैं अब धुएं को कंट्रोल कर सकता था। जैसे ही वो साधना खत्म हुई, वो जैसे उड़ता हुआ आया। क्या बताऊं, जैसे कोई मिसाइल आ रही हो, हवा में आग की तरह उड़ता हुआ दूर से मुझे दिख गया था। जैसे ही मेरे सामने आया, भयानक सा चेहरा दिखाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा। जैसे ही उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, वो कर नहीं पाया। 2 फुट की दूरी, मुझसे 2 फुट की दूरी पर वो रुक गया था। उसके हाथ आगे बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन प्यार से आगे बढ़ता तो मुझे छू भी पाता। हमला करने के लिए बढ़ता तो कुछ कर नहीं पाता। वो चीखने लगा था और मुझे उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही। ये क्या, फिर से मुझे कैद कर लिया, किसी ने मुझे कैद कर लिया। मैंने उसकी आवाज़ साफ सुनी और फिर मैं कहने लगा, मैंने तुम्हें कैद नहीं किया है, मैं तुम्हें बंदी बनाकर नहीं रखना चाहता। और उसने मेरी तरफ देखकर बोला, तुम मेरे शब्द सुन सकते हो, तुमने मुझे कैद कर लिया। तुम भी उन जादूगरों में से एक हो जो हमेशा मुझे कैद करने के लिए आती रहती हैं। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? कहानियां नहीं सुनी तुमने? कहानियां क्या बताई नहीं जाती अब? मैंने कहा, कहानियां तो बताई जाती हैं, लेकिन मजबूरियां उन कहानियों को ढांक कर रख देती हैं और जिंदगी के कुछ ऐसे अनमोल पल जो हमें यहाँ ले ही आते हैं। मेरी बातें उसके सर के ऊपर से गई थी और मुझे पता है मैं क्या बोल गया इतने डरे डरे, मुझे खुद पता नहीं था। कुछ समय चुप रहने के बाद उसने मुझसे कहा था, तुम भी खजाने की तलाश में आए होंगे, तुम भी खजाने की तलाश में ही आए हो, सच बोल दो। मैंने नज़रें झुका दी और मेरी झुकी हुई नज़रें उसे बता चुकी थी, मैं भी खजाने के लिए ही आया हूँ। मैंने माना नहीं, लेकिन उसे पता चल गया। फिर वो कहने लगा, अगर तुम्हें वो खजाना चाहिए तो तुम्हें मेरे काम तो करने ही होंगे। मैं खजाने का रास्ता बता सकता हूँ, उसके बाद वो खजाने को तुम कैसे पाओगे ये तुम्हारे ऊपर है। वो खजाना मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया था और उस समय किसी को भी मैंने भूखा रहने नहीं दिया उस खजाने के दम पर। क्या तुम जानना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। कहाँ है खजाना? कहाँ रखा है खजाना, मुझे बताओ। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ काम करवाऊंगा, तुम मेरे काम करना, मैं तुम्हारे काम करूंगा। भले ही मैं प्रेत आत्मा हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ काम तो होते ही है ना। मैंने उसकी आंखों की तरफ देख लिया था। वो बहुत चालाक था। 600 साल पुराना राजा का प्रेत कितना चालाक हो सकता है मैं जानता नहीं था, लेकिन जानने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, तुम्हें मेरे काम करने होंगे। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा? उस खजाने से कुछ पैसे दे दो तो हर तरह के काम कर सकता हूं। उसने कहा, खजाना अंत में मिलेगा, उससे पहले नहीं दे सकता, उससे पहले तुम्हें मेरे काम करने होंगे। मैंने हामी भर दी, चलो देखा जाएगा कौन से काम करने हैं। उससे हाथ मिलाया था मैंने और उसने कहा, चलो मेरे साथ, सबसे पहले वाला काम दिखाता हूँ। उसके साथ चलने लगा था मैं। मुझे एक ऐसे गांव में ले गया जहाँ छोटे छोटे झोंपड़े बने हुए थे, कई ज़्यादा जानवर रखे हुए थे, लोग काफ़ी गरीब थे, फटे हुए कपड़े थे। और तब उस प्रेत ने मुझसे कहा था, ये मेरा इलाका है, किसी ज़माने में यह सारी सल्तनत मेरी हुआ करती थी, मैं किसी को परेशान रहने नहीं देता था। इन गरीबों को देखता हूँ बहुत सालों से, सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, डराने के सिवा मेरे पास कोई शक्ति है ही नहीं। खजाने तक ले जाऊंगा तो खजाना लालच की तरह होता है, आंखें चुधिया देता है। सोचता रहता हूँ क्या करूँ। शायद तुम किस्मत बनकर आए हो, मेरा काम करो, इन गांव वालों को खाना दो, इन गांव वालों के पास खाना नहीं है, इन्हें कपड़े दो, इनके पास कपड़े नहीं हैं, और इन्हें काम दो, इनके पास काम नहीं है, मेरे ये 3 काम करो। मैंने कहा, ये 3 काम कर पाता तो मैं यहाँ क्यों आता? मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कपड़े हैं लेकिन मोटे वाले हैं, ये इन्हें भी पसंद नहीं आएंगे, और दे दिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, नंगा थोड़ी ना घूमना है मुझे। उसने कहा, तुम्हें करना होगा और मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे।
मुझे पता है तुम अकेले तो यहाँ आ नहीं सकते, इतने तेज दिमाग तुम हो नहीं कि खजाना अकेले पाना चाहते हो। कुछ लोग होंगे जो तुम्हें यहाँ लेकर आए होंगे। मैंने उसे सच बता दिया। 5 अमेरिकन थे, तुम्हारे खजाने की जानकारी पा चुके हैं। उसने कहा उनसे जाकर मांगो रुपए। मैंने कहा वो नहीं देने वाले, वो कैसे देंगे? तो उसने कहा खजाने को खजाना खींचता है, उन्हें जाकर कहो कि बड़ा खजाना पाना है तो छोटा खजाना खाली करना होगा। उन्हें देने तो होंगे रुपए, वरना मैं आगे कोई काम नहीं करूंगा। मैं उसकी मिन्नतें करता रहा, वो बात नहीं माना। फिर मैं अमेरिकन के पास चला गया था, 5 को ये बात बताई कि वो खजाने के बदले खजाना मांग रहा है, अपना सारा खजाना देगा, तुम अपना खजाना दो। वो अमेरिकन मान गए। उन्होंने लगभग 35 लाख इकट्ठे किए थे जो अकाउंट में रखे हुए थे। 35 लाख मुझे दिए और मैं गाड़ियों में भरकर राशन कपड़े उस गांव में बांट चुका था। लेकिन काम कैसे बांटता मुझे वो पता नहीं था। तब 10 लाख बचे थे और उस प्रेत ने कहा औजार, इन गांव वालों के पास वो औजार नहीं है जिससे ये लकड़ी का काम कर पाए। गांव वाले लकड़ियां काटकर लकड़ियों के औजार बना सकते हैं, लकड़ियों की मूर्तियां बना सकते हैं। उन मूर्तियों को तुम्हें बाजार में बेचना होगा, ये काम तुम कर दो, उसके बाद खजाना तुम्हारा हो सकता है, एक कदम आगे बढ़ जाओगे। मैंने 10 लाख में औजार लिए। उसके बाद 10 लाख उन अमेरिकन ने अपने और साथियों से उधार मांगकर मुझे दिए। मैंने औजार वहां ला कर दिए और उस प्रेत ने मुझे कहा काम ये कर दिया, इन गांव वालों को उन्नति के रास्ते पर ले आए और राजा का फर्ज मैंने निभाया। अब ऐसे कुछ और काम करने होंगे, उसने ये कहा। और आगे आने वाले दिनों में वो मुझसे कैसे कैसे काम करवाने वाला है मैं नहीं जानता था। उसने मुझे कुछ ऐसे गांव दिखाए जहां पर बड़े बड़े जमींदारों ने उन जमीनों को हड़पा हुआ था। मैंने कहा मैं इन जमीनों को कैसे छुड़वा सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। उसने कहा तुम्हें बस उन जमींदारों के पास जाना होगा, वो कहानियों की किताबें उन्हें पढ़ानी होंगी कि यहाँ एक ऐसा प्रेत है जिसके पास वो खजाना है। खजाने की बातें सुनकर उनकी आंखें चुंधिया जाएंगी। सौदा उनसे भी करना, खजाना मिलेगा, बदले में उनका काम करना होगा। मैं उसकी बात मान चुका था, लेकिन वो जमींदार मेरी बात नहीं मान रहे। लेकिन जब गोरी चमड़ी वाले अमेरिकन उनके पास आए, वो सोचने लगे अगर ये बात गोरे मान रहे हैं तो हमें भी माननी चाहिए। वो बड़ी आसानी से मान गए थे। उन जमीनों को जो हड़पा हुआ था उन लोगों के नाम कर दिया था। उसके साथ उनके जो पैसे वो खा चुके थे वो वापस कर दिए थे। उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की थी ये सोचकर कि जो खजाना मिलेगा उनमें भी बटेगा। खजाना बांटने के बाद कितना बचेगा मुझे नहीं पता था, लेकिन उस प्रेत ने कहा था खजाना बहुत ज़्यादा है, तुम समझ नहीं सकते, खजाने का अंत ही नहीं होगा, इतना खजाना है। अगला काम शहर के बड़े बड़े पुरातत्व विज्ञानियों तक ये बात पहुंचाना है कि खजाना है खंडहर में और उसके लिए मेरे काम ज़रूरी हैं। मैंने कहा मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा। उसने कहा मैं यकीन करवाऊंगा। वो मेरे साथ था जब मैं उन पुरातत्व विज्ञानियों के साथ बात कर रहा। वो खजाने का नक्शा उसने बनाया था लेकिन अधूरा। एक प्रेत कैसे खजाने का नक्शा बना रहा है, सब हैरान थे। और उसके बाद उन्हें चाहिए थे सबूत, वो मान नहीं रहे। और मुझे उस प्रेत ने कहा था तुम्हें कुछ सोना ला कर देना होगा, पुराने सोने के सिक्के। और मैं जानता हूँ पुराने सोने के सिक्के कहाँ पर हैं। मुझे भारत की सरहद के अंदर बिहार के एक बड़े बिजनेसमैन से सोने के सिक्के लेने थे और उसे भी कहना था कि खजाने में हिस्सा उसे भी मिलेगा। सोने के सिक्के मुझे मिल गए। वो प्रेत की बात उन्हें भी समझ में आ गई थी। हर कोई खजाना पाना चाहता था। भीड़ बनाकर काठमांडू में सब इकट्ठा हो रहे थे। ये खबर आग की तरह फैलती जा रही थी कि वो पुराना खजाना उन खंडहरों में गड़ा हुआ है। सैकड़ों साल बाद फिर से वो बात चलने लगी थी कि खजाना मिलने वाला है, खजाना मिलने वाला है। सोने के सिक्के पुरातत्व विज्ञानियों को दिए और उनसे सरकारी काम करवाए। वो आसपास के गांव में बिजली और पानी की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं थी। उसके साथ व्यापार के साधन नहीं थे। वो गांव में व्यापार के साधन होने लगे। उस इलाके को बिल्कुल पुराने राजपाट के शासन की तरह बना दिया गया था।
जैसे वो गांव से खजाना मिलने वाला हो। हर कोई उस गांव में रहना पसंद कर रहा, हर किसी को वहां आसपास घर चाहिए था ताकि हिस्सेदारी में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सरकारी लोग तक वहां ज़मीनें खरीदने लगे थे और ज़मीनें खरीदी जा रही थी वो जंगल के बीच में, उन गांव में, और गांव वालों को रोज़गार मिलने लगा था। वो पहली शर्त अब पूरी हो रही थी कि उन्हें काम भी देना है। अब ये काम भी दिया जा रहा था। इसी कारण अब वहाँ 4 महीनों में क्या क्या बदल गया कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सबकी आंखों में वो खजाना था। खजाना जिसे देखकर लोग पागल हो जाते हैं। सबने माना था भीड़ बनाकर इकट्ठे उस खजाने को पाएंगे, और मुझे उस प्रेत ने कहा था इस अमावस्या को तुम्हें उस खजाने के रास्ते पर लेकर जाऊंगा। मेरे साथ चलना होगा, जो भी आए मेरे साथ चलना, हिस्सा सबको मिलेगा। 50 लोगों की भीड़ थी और सभी के सभी अमीर से अमीर लोग। वो 5 अमेरिकन और कुछ पॉलिटिकल लोग जो बड़े ओहदे पर थे वहाँ खंडहर में। और उस प्रेत ने जब सामने से एक बड़े पत्थर को हिलाया तो एक गुफा नजर आई। ये गुफा उस खंडहर के नीचे जाने के लिए थी। पूरी की पूरी भीड़ और मुझे सबसे आगे किया हुआ, क्योंकि वो प्रेत मुझसे जुड़ा था तो वो चाहते थे उस खजाने को हाथ भी मैं ही लगाऊं। और ये आखिरी काम था उस प्रेत का भी। उसके बाद वो आज़ाद हो जाता, मुझे उस खजाने को दिखाता और यहाँ से गायब हो जाता। मैं सीढ़ियों से उतरने लगा नीचे। ये कैसी गुफा है? जब सीढ़ियों से नीचे उतरे, सामने छोटी सी पट्टी नजर आई और नीचे बिच्छू ही बिच्छू, यानी बिच्छुओं के बिल्कुल बीच में पट्टी जिस पर पैर रखकर सीधे निकलना था। पैर फिसलता तो आप बिच्छुओं में गिर जाते, और यहाँ सांप बिच्छू इतने ज़्यादा थे, काटते, आपको नोच डालते। इसीलिए सब डर गए कि पहले मैं जाऊं। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन हो गया था। खजाने तक पहुंचने के लिए डरावने रास्ते पर निकलकर जाना था। सब डरे हुए थे, सबके सब डरे हुए थे। लेकिन पास में पड़ा बड़ा सा लकड़ी का हिस्सा मैंने उठाया और उसे भी वहां पर रख दिया। वो ज़्यादा चौड़ी जगह नहीं थी, वो छोटी पट्टी पर चलकर जाने में खतरा हो सकता था। लकड़ी ऐसे बिछा दी कि ऊपर से पुल बना दिया। वो प्रेत मेरी तरफ देख रहा, थोड़ा गुस्से में, जैसे वो चाहता था कुछ लोग मरे, लेकिन मैं नहीं चाहता था लोग मरे। इसीलिए मैं फट्टों के ऊपर से, वो लकड़ी के ऊपर से सबको निकाल चुका था। उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। वो गुफा के बीच में चारों तरफ छेद हुए पड़े थे और तीर जैसे नुकीले वहाँ फंसाए गए थे। मैं समझ गया ये जाल है। यहाँ अगर हम ज़मीन पर पैर रखेंगे तो ये तीर निकलेंगे और हमें छलनी कर देंगे। मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाला। सभी लालची थे, मुझे धक्का दे रहे थे कि आगे बढ़ना होगा। और मैंने उस प्रेत को कहा, देखो मैं मरना नहीं चाहता, ये एक जाल है, यहाँ जो आगे पैर रखेगा वो मारा जाएगा। उस प्रेत ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ जाल बिछाया गया है? मैंने कहा, मैं अंधा थोड़े ना हूँ, सामने तीर नजर आ रहे हैं। वो हंसने लगा था। उसके बाद वो तो प्रेत था, वहाँ से आगे निकल गया। मुझे चलकर जाना था। मैं पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन भीड़ धक्का देकर मुझे आगे ले गई। वो कोई तीर नहीं था जो छेद से निकला हो, वो सारे के सारे जंग खाकर फंसे हुए। और जब पूरे रास्ते पर आगे पहुंच गए, सब के सब तब प्रेत ने बताया यहाँ कोई जाल था ही नहीं। ये तीर ऐसे बनाए गए थे कि सबको लगे बचने का कोई रास्ता नहीं। जो वापस मुड़ना चाहे वो मुड़ सके, लेकिन जो हिम्मत वाला हो आगे पहुंच आए, नुकसान किसी को नहीं होगा। मन कर रहा था गालियां दूं उसे, लेकिन खजाने की तरफ भी तो लेकर जा रहा था वो। फिर उस गुफा के अंत में एक लोहे का दरवाज़ा। उसने कहा, खोलो लोहे का दरवाज़ा। मैंने कहा, नहीं, इसमें ज़रूर कोई चाल होगी, इस बार ऐसा नहीं होने वाला कि कुछ ना हो। उसने कहा, चाल अब ये नहीं है कि जो छुएगा वो मरेगा, चाल ये है कि इस दरवाजे को खोला ही नहीं जा सकता। लोहे का मोटा दरवाज़ा और आगे है जाने का रास्ता। उस लोहे के मोटे दरवाजे पर इतने निशान बने हुए, और देखने में पता चल गया एक छेद से ये लगभग 5 फुट मोटा लोहे का दरवाज़ा था।
जिसे काटा नहीं जा सकता, शायद खोला भी नहीं जा सकता। धक्का देकर देखा, खींच कर देखा, खोला नहीं जा सकता था। गुफा में आगे जाने का जैसे कोई और रास्ता दिख ना रहा हो। हर किसी ने तलवारें, बंदूक की गोलियां, हर चीज करके देख ली। कोई छेद नहीं था उस दरवाजे में कि उसे खोलकर आगे जाया जा सके। कोई चाबी का निशान तक नहीं। तलवारों के निशान जरूर बने हुए थे, पहले से, जैसे लोगों ने गोलियां चलाई हों, पत्थर मारे हों, हर चीज मार कर देख ले, दरवाजे को तोड़ा ना जा सके। सब मेरी तरफ देख रहे और वो प्रेत मुझे बता नहीं रहा कि आगे जाने का रास्ता क्या है, कैसे खोलना है इसे। मैं सर खुजा रहा था, कैसे खोलूं, कैसे खोलूं। उसके बाद ये गुफा ज्यादा गहरी नहीं थी। मैंने कहा इसके आगे रास्ता है? उसने कहा हाँ है। मैं उसके बाद पीछे निकल आया, बिल्कुल पीछे। मैं गुफा से बाहर, और मैंने निशान लगा लिया था कि कहाँ पर उस गुफा का दरवाज़ा है। ऊपर से मिट्टी के ऊपर चलता चलता जब मैं उस जगह पहुंचा जहां दरवाज़ा था, वहां एक दीवार बनी हुई थी, यानी वो पूरी दीवार में दरवाज़ा लगा हुआ। वो दीवार फांद कर मैं दूसरी तरफ, और वहां अपने साथियों के साथ खड्डा खोदा, और फिर से हम गुफा में, दरवाजे की दूसरी तरफ। फिर से वो प्रेत मुंह में गालियां सी निकाल रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ हो। उसे नहीं पता था कि मैं भी कितना चालाक हूँ। अगर उसने जाल बिछाया है तो मैं इतना चालाक हूँ, उसके किसी जाल में फंसने वाला नहीं, मैं रुकने वाला नहीं। दरवाज़ा कौन तोड़ेगा? पूरे के पूरे पत्थर वाली उन दीवारों को जो आसपास बनी, उन्हें कौन तोड़ेगा? ऊपर से जाने का रास्ता है, आराम से निकल सकते हैं। मैं निकल आया था। उसके बाद आगे एक चौड़ा सा रास्ता आया, चारों तरफ से पानी ही पानी बह रहा था। वो कहने लगा पानी में तैर कर नीचे एक छेद है, सांस रोक कर दूसरी तरफ जाना होगा। जो 30 सेकंड सांस रोक सकता है वो दूसरी तरफ जाएगा, और नीचे कोई मोटा हुआ तो फंस जाएगा। यहाँ 50 लोगों में कई मोटे लोग भी थे। वो आगे जाना चाहते थे, और वो ये भी चाहते थे कि वो कोई नुकसान ना खाएं, साथ में जाएं। इसीलिए वो किसी को आगे जाने नहीं दे रहे थे। और उस प्रेत ने कह दिया था, जब इस छेद से आगे निकलोगे, वो बड़ा एरिया, वो बड़ी जगह जहां खजाना रखा गया है, और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की आंखें चमक गई। सब सोच रहे खजाना, अनंत खजाना मिलेगा, अनंत खजाना। वो जो अमेरिकन थे वो भी बड़े चालाक थे, डायनामाइट लेकर आए थे। वो बड़े से पत्थर को उन्होंने डायनामाइट से उड़ा दिया था। जो छेद नीचे था वैसा ऊपर छेद भी बना दिया था, और आगे जाने का एक बड़ा सा रास्ता नजर आया। वो सन्न था प्रेत। आखिरी काम हो गया। जैसे ही हम उस जगह पहुंचे, हर किसी ने फ्लड लाइट अपने पास रखी हुई, और वहां लाइट ही लाइट कर दी। दूर दूर तक रोशनी पड़ने लगी। हमें अंदाजा था यहाँ कितना सोना हो सकता है, लाखों टन। लेकिन वहां पत्थर, सिर्फ पत्थर ही पत्थर चारों तरफ पड़े हुए, और बीच में एक और पत्थर, और उस पत्थर के ऊपर एक पत्थर की ईंट बनी हुई, और उस ईंट के ऊपर देवनागरी में खजाना लिखा हुआ था। हर कोई भौचक्का होकर देख रहा। कहाँ है खजाना? कहाँ है खजाना? सोना कहाँ है? कहाँ है हीरे जवाहरात? कुछ होने चाहिए। मेरे सवाल भी यही थे, कहाँ है खजाना? और वो प्रेत कह रहा, देखो दिख नहीं रहा, वो रहा खजाना। और मैंने नई भाषा में लिखा है जो सब इस्तेमाल करते हैं, देवनागरी। इसी लिपि में नेपाली भाषा भी है, हिंदुस्तानी भाषा भी है। तुम्हें तो समझ में आ जानी चाहिए ना, नई भाषा में लिखा हुआ है। वो ईंट, क्या हम ईंट के लिए आए हैं? बेवकूफ़ मत बनाओ, बेवकूफ़ मत बनाओ। वो खजाना बताओ जो पुराने ज़माने से तुमने रखा हुआ है, जिससे तुम सबकी भूखमरी मिटाया करते थे, जिससे तुम अपना राजपाट चलाया करते थे। कई राजाओं ने हमला किया था, खजाने तक पहुंचकर पागल हो गए थे वो। तब उसने बताना शुरू किया, खजाना यही है, यही तो है खजाना, और असली खजाना ना होना ही तो है। कोई खजाना नहीं था मेरे पास, कभी कोई खजाना था ही नहीं। गांव में पला बड़ा था, खजाना कभी मैंने रखा ही नहीं। बस ये अफवाह कि मेरे पास अनंत खजाना है,
लोगों के कानों तक पड़ती गई और उस खजाने को पाने के लिए वो मुझे धन दिया करते। एक राजा के पास जाता कि मेरे पास खजाना है, वो मुझे धन देता। उस धन को मैं दूसरी जगह लगाता, उन लोगों को कहता मेरे पास खजाना है, डरो मत, तुम कभी नहीं मरोगे, कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। खजाने की आड़ में हर कोई मेरे पास उसे पाने के लिए आता और मुझे धन मिलता रहता। खजाने की लालच में हर कोई काम करता। पूरा साम्राज्य इतना बड़ा बन गया था। जो राजा हमला करने आते वो लड़ते, अंत में खजाने तक पहुंचते और जब उन्हें पता लगता ये है खजाना, वो पागल हो जाते और वो राजा जो यहाँ आया था, जिसने अपना सारा धन लगा दिया था, कई राजाओं से ऋण ले लिया था कि वो इस खजाने को पाकर साम्राज्य विशाल करेगा, जब वो यहाँ पहुंचा इस पत्थर को देख कर रोने लगा था। मुझे गालियां दी थी उसने और कहा था अब मैं क्या करूँगा। मैंने कहा तुम ही तो आए हो, अब तुम देखो, जैसे मैंने खजाना बनाया था झूठा वाला, तुम भी बनाए रखो कि खजाना है तब मिलेगा और धन दो मुझे, इस तरह धन इकट्ठे करते जाओ। लेकिन वो पागल हो गया, वो यहाँ हंसता हंसता गया था, खजाना खजाना। और इसी तरह सब लोग जो यहाँ तक पहुँच पाए वो पागल हो गए। पीछे जितने लोगों की भीड़ थी वो ये कहानी जान चुके थे। सब के सब धन की आड़ में सारा पैसा लगा चुके थे, ज़मीनें खरीद डाली थी उन्होंने, वो यहाँ व्यापार करने लगे थे। गांव वाले तो संतुष्ट हो गए थे, गांव वाले तो तरक्की के रास्ते पर चल पड़े थे। लेकिन जिनके पैसे लगे थे, सच जानने के बाद 50 लोगों की भीड़ पागलों की तरह हंस रही थी। मेरी भी हंसी निकलने लगी थी। वो प्रेत तो आज़ाद हो गया, लेकिन उस गुफा में मैं भी सर के बाल खींचने लगा था। मैंने भी उधार लिया था, बहुत ज़्यादा उधार लिया था। अब मैं क्या करूँगा, अब उधार वापस कैसे करूँगा? कोई खजाना नहीं है, खजाने की अफवाह ही है, बस यही है खजाना। और वहाँ कई लोग पागलों जैसी हरकतें करने लगे थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था ये खजाना हमेशा खजाना बनकर रहना चाहिए, ये खजाना बस खजाना बनकर रहना चाहिए। खजाने की अफवाह फैलाए रखो कि खजाना मिलने वाला है, इससे सब बचे रहेंगे, सब बचे रहेंगे। उधार लेते जाओ, खजाने की अफवाह फैलाते जाओ, बस बचने का यही रास्ता है। वहाँ कई लोग पागल हो गए थे। कई लोग जो पागल नहीं हुए उन्होंने खजाने की अफवाह बनाए रखी। यहाँ से बाहर निकलकर पागलों को पागलखाने भर्ती करवा दिया गया। बाकी लोगों ने यही कहा था खजाना नहीं मिला, खजाना ढूंढना है, खजाना यहीं कहीं दफन है, ढूंढना है। और यहाँ कई और लोग आने लगे खजाना ढूंढने के लिए। अफवाहें फिर से फैलने लगी और जो लोग खजाने के बारे में जानते थे वो उनसे पैसे लेने लगे। हम बताते हैं खजाना कहाँ है, लेकिन ढूंढना उनको है। ज़मीनों के रेट महंगे होने लगे। जो बचे थे खजाने के राज को मन में दबाए और धन पाते गए और इलाका साम्राज्य की तरह बनता गया। अफवाह, असल में खजाना यही था कि खजाना असल में नहीं है, बातों में है। और मैं भी यही कहता हूँ, आपको भी ये एक ऐसी खजाने की कहानी है। वो खजाना कहते हैं उसका अंत नहीं होता, इतना विशाल खजाना। क्या आप पाना चाहते हैं? आइए काठमांडू से आगे इन जंगलों में आइए ढूंढने के लिए। मैं खुद घुमाने लेकर जाऊंगा, लेकिन फीस महंगी होगी। खजाना अनंत है। अगर आप ढूंढ पाए, अगर आप ढूंढ पाए तो आपकी पुश्तें सोचेंगी क्या आप वो खजाना पाना चाहते हैं।